मेरा नाम शालिनी है, मगर जानने वाले सारी सहेलियाँ और मेरी माँ मुझे शालू कहकर बुलाती थीं। हम लोग आगरा के छोटे से इलाके की छोटी सी तंग सी गली में एक कमरे के मकान में रहते थे। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। मेरा कोई और बहन भाई नहीं था। मैं एक ही बेटी थी और मेरे पिता की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने कभी मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। मैं उनसे जब भी पूछती तो वो ये कहती कि उस वक्त मैं सिर्फ 1 साल की थी, जब वो हमें इस दुनिया से में अकेला छोड़कर चले गए। हैरत तो मुझे इस बात पर होती थी कि माँ के पास उनकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे माँ के पास उनकी शादी की भी कोई तस्वीर नहीं थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं अपने बाप को देख सकती, हकीकत में ना सही, तस्वीर में ही उन्हें देख लेती, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ था। ना सिर्फ मैं ही, बल्कि इस मोहल्ले में कोई भी मेरे बाप को नहीं जानता था। सबने ही उनका नाम सुन रखा था। बिल्कुल मेरी तरह मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, वो मेरे पिताजी के साथ शहर के किसी दूसरे इलाके में रहती थीं। मगर फिर पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ वहाँ ना रह सकीं, क्योंकि वो घर थोड़ा बड़ा था और उसका किराया भी ज़्यादा था। मेरे पिताजी नौकरी करते थे, इसलिए वो घर का किराया अदा कर देती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद माँ के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने बड़े घर का किराया दे सकतीं, इसलिए उन्होंने वो घर और वो मोहल्ला छोड़ दिया और यहाँ आकर एक छोटे से घर में रहने लगीं। पहले तो मेरी माँ एक फैक्ट्री में नौकरी करती थीं, लेकिन उससे हमारा गुज़ारा बहुत मुश्किल से होता, और फिर थक हार कर, हालात से तंग आकर मेरी माँ ने रिक्शा लिया। पिछले काफ़ी सालों से मेरी माँ रिक्शा चला रही थीं, क्योंकि जब माँ फैक्ट्री जाती थीं, तो मेरी माँ सुबह से जाती तो शाम को घर वापस आती। ऐसे में मैं अपने स्कूल से वापस आकर घर में अकेली होती थी। एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी माँ को सोच में डाल दिया। मैं स्कूल से घर आकर सारा वक्त अकेली गुजारती और माँ के आने का इंतज़ार करती। माँ मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती और मैं आकर वो खाना खाकर अपनी पढ़ाई में मगन हो जाती। एक दिन इसी तरह से मैं स्कूल से वापस आकर घर में अकेली थी। जब घर का दरवाज़ा बजा, माँ ने मुझे अच्छी तरह से समझाया था कि कोई भी घर में आए तो मैं बगैर पूछे दरवाज़ा ना खोलूँ। अगर कोई मेरी जान पहचान वाला हो तो ही दरवाज़ा खोलूँ, अगर माँ हो तो दरवाज़ा खोलूँ, वरना अगर कोई अनजान इंसान हो तो दरवाज़ा कभी ना खोलूँ। माँ की ये बात मुझे अच्छी तरह से याद थी। उस दिन उसी तरह से घर का दरवाज़ा बजा। जब मैं पूछने के लिए दरवाजे पर गई और मैंने पूछा, तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। वो बच्चा हमारे मोहल्ले का ही था और कभी-कभार खेलने के लिए घर आ जाता। मैं भी उसके साथ खेल लेती थी, तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। यही सोचते हुए कि वो खेलने के लिए आया होगा, मैंने उसकी पहली आवाज़ पर ही दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। वो बच्चा सामने से हटा और अपने घर भाग गया। मैं उसे आवाज़ें ही देती रही, लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी। उसके जाते ही मैंने देखा कि एक आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था। यकीनन उसी आदमी ने उस बच्चे को पैसे देकर या फिर खाने की कोई चीज़ देकर दरवाज़ा बजाने के लिए कहा होगा। वो आदमी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी आवाज़ पर मैं कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, क्योंकि इससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ था। जब दरवाज़ा बजा तो बाहर से किसी अजनबी की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी और मैंने आवाज़ सुनते ही दरवाज़े को और अच्छी तरह से बंद कर दिया था और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। लेकिन इस बार उस इंसान ने धोखा दिया था और बच्चे को सामने खड़ा कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और था। इससे पहले कि मैं दोबारा दरवाज़ा बंद करती, उस आदमी ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और मेरे घर के अंदर आ गया। मैं फ़ौरन वहाँ से भागी और अपने घर की छत पर चढ़ गई, क्योंकि मेरे पास अब यही रास्ता बचा था। अपने आप को बचाने का अब एक ही रास्ता बचा था। उस वक्त मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और वैसे भी जिस तरह के हालात में मैंने ज़िंदगी गुजारी थी, वक्त से पहले समझदार हो गई थी और अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सही गलत का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझाया था और ये बात अच्छी तरह से समझाई थी कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, उस इंसान के देखने का अंदाज़ कैसा होता है। क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए माँ ने मुझे हमेशा मर्दों की हर नज़र के बारे में अच्छी तरह से समझाया था, ताकि मैं कभी भी किसी के हाथों से बेवकूफ़ ना बनूं। इस आदमी की नज़रों को मैं अच्छी तरह से समझ गई थी। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर की छत पर चढ़ गई और मैंने वहां चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने जब मेरा शोर सुना तो वो फ़ौरन हमारे घर में घुस आए और उस आदमी को उन्होंने पकड़ लिया, जबकि उस आदमी ने ये कहा कि वो मेरे बुलाने पर घर आया था। मैंने ही ये कहा था कि मुझे घर में डर लग रहा है, इसलिए वो मेरी मदद के लिए आया था। लेकिन सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि वो आदमी किस तरह का है। मोहल्ले में वो इसी वजह से बदनाम था कि वो आदमी अच्छा नहीं था, उसका चरित्र बहुत ख़राब था
और आए दिन उसके बारे में कोई नई से नई बात सुनने को मिलती। लेकिन कोई भी इस मोहल्ले से अब तक उसे निकाल नहीं पाया था, क्योंकि इसकी पहुँच बहुत दूर तक थी और बड़े-बड़े लोगों के साथ इसके संबंध थे। इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। उस वक़्त लोगों ने इसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद सबने मेरी माँ से ये कहा कि इस तरह से वो मुझे घर में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। उस दिन तो वो लोग वक़्त पर पहुँच गए थे और उन्होंने उस आदमी को घर से निकाल दिया। लेकिन मुमकिन था कि वो आदमी दोबारा से बदला लेने के लिए किसी और तरीके से हमारे घर में घुस जाता, और ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में मेरी माँ को मेरा कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, या तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करें या फिर कोई ऐसा काम करें कि मेरे आने तक माँ खुद भी घर आ जाएं। कल को कोई बात हो गई तो मेरी माँ किसका कॉलर पकड़ेंगी, इसलिए अच्छा यही था कि वो अभी कोई ठीक फ़ैसला कर लें। उस दिन मेरी माँ ने बहुत सोचा और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएँगी। उसके बाद मेरी माँ ने रिक्शा ली और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वो सुबह से लेकर दोपहर तक रिक्शा चलाती, और जब मैं वापस घर आती तो मेरी माँ भी मेरे साथ घर आ जाती। उसके बाद वो मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। शाम को भी वो मेरे साथ घर पर ही होती थीं। दिन में वो इतना कमा लेती थी कि हमारा गुज़ारा अच्छे से हो जाता था। ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। मेरी माँ ने मुझे मज़बूत बनाया था। मैं लोगों से डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे मामले में बहुत सतर्क रहती। वो मुझे बग़ैर ज़रूरत कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती। शाम के समय उन्होंने कभी भी मुझे कहीं नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि वो मुझे साथ वाले घर भी जाने की अनुमति नहीं देती थीं। मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी और मैं अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं सारा वक्त घर में गुजारती, कामकाज में माँ की मदद करती। मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी माँ मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं, इसलिए घर के कामकाज में मैं उनकी मदद करवा देती। माँ ने कभी भी मेरे ऊपर किसी भी काम का बोझ नहीं डाला। खुद मुश्किल उठा लेती, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे लिए आसानी पैदा की। सारे काम वो खुद करती और मुझे इन सारे कामों से दूर रखती। मुझसे ये कहती कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करूं, लेकिन मैं बचपन से ही ज़िम्मेदार थी। मैं जानती थी कि किस तरह से मेरी माँ ने मेहनत की है, इसलिए मैंने बहुत कुछ उनको लेकर सोचा था। यही सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी और अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी दूंगी। मैं ये भी सोचती थी कि मेरी माँ अगर चाहती तो पिताजी की मौत के बाद दूसरी शादी कर लेती और उसके बाद अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। जवानी में ही वो विधवा हो गई थीं। उस वक्त मैं सिर्फ 1 साल की थी। माँ को तो कोई भी हमसफ़र मिल सकता था और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकती थी, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने किसी को नहीं अपनाया, किसी का साथ ना अपनाया और मुझे ही अपनी ज़िंदगी बना ली। बहुत मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की और इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो जानती थी कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं इस दुनिया के लोगों के रहमो-करम पर आ जाऊँगी, और फिर जो इंसान इस दुनिया के रहमो-करम पर रह जाए तो उसके साथ ये दुनिया वही सलूक करती है जो वो करना चाहे। इसलिए उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं किया था और मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो मेरे साथ मौजूद थीं, मुझे छोड़कर नहीं गई थीं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कभी भी उनसे किसी चीज़ की ज़िद नहीं की। वो जो कुछ भी मेरे लिए ले आती मैं खुशी-खुशी ले लेती। जिस तरह के हमारे हालात थे, मेरी माँ मेरी सारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। मैंने बाकी बच्चों से बहुत हटकर ज़िंदगी गुजारी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो ज़िंदगी में मुझे नहीं मिली थीं, लेकिन मैंने कभी माँ से इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया था वही बहुत था और अब उनसे कोई भी ख्वाहिश करके उनके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इन सारे हालात में अगर कोई हमारा अपना था तो वो मेरी नानी का घर था। मेरी नानी के घर मेरी माँ ही जाती थीं। जब भी जाती थीं वो मुझे अपने साथ कभी नहीं लेकर गई थी। मैं सिर्फ़ एक बार माँ के साथ नानी के घर गई थी, तो उनके घर में काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारी लड़कियाँ उनके घर में और औरतें मौजूद थीं। तो मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि मेरी नानी उन्हें काम सिखाती हैं और वो सारी औरतें और लड़कियाँ उनसे काम सीखने के लिए आती हैं। इसलिए उनके पास वक़्त नहीं होता, उनके घर में भीड़ लगी रहती है। इसलिए मेरी माँ उनके घर ज़्यादा जाती नहीं और ना ही मुझे अपने साथ लेकर जाती। मैंने भी कभी इस बात पर ज़िद नहीं की, क्योंकि माँ भी काम से थकी-हारी घर वापस आती थी और मेरा भी सारा दिन घर में गुज़र जाता था। इसलिए मैं और माँ कहीं भी ज़्यादा आते-जाते नहीं थे और सारा वक्त अपने घर में ही गुजार देते। मेरा सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ होता था। इसके अलावा किसी के घर जाने का कोई मुझे शौक़ नहीं था। माँ से ही नानी का हाल-चाल पूछ लेती या कभी फ़ोन पर उनसे बात हो जाती। मेरी माँ भी उनसे ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात किया करती थीं और उनके घर बहुत कम जाती थीं। वजह मैंने कभी पूछी ही नहीं थी। बचपन से यही सुना था कि वो औरतों को कोई काम सिखाती हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। कुछ वक्त इसी तरह से गुजरा था। मैं कॉलेज जाती थी। मेरा आखिरी साल था। मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रही थीं,
क्योंकि वो कॉलेज के बाद मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। माँ को रोज़ाना ही तेज़ बुखार हो जाता और हम लोग उनकी दवा भी लेकर आए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए बुखार उतरता और फिर दोबारा उन्हें बुखार चढ़ जाता। माँ 2 दिन से काम पर नहीं गईं। उन्होंने 2 दिन आराम किया और अब उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक थी। मैंने माँ को समझाया कि अभी वो काम पर ना जाएं, लेकिन माँ ने कहा कि वो ज़्यादा दिनों तक छुट्टियाँ नहीं कर सकती। अगर वो इसी तरह से घर में रहेंगी तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। इसलिए मेरी माँ तीसरे दिन काम पर दोबारा जाने लगी। जब वो काम से वापस आईं तो फिर से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन माँ मेरी कोई बात भी ना सुनती। मैं उन्हें बहुत समझाती अब वो काम पर ना जाएं, लेकिन वो ये कहती कि अगर वो काम पर नहीं करेंगी तो हमारा गुज़ारा कैसे होगा। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा करने हैं। इसी तरह करते करते उनकी तबीयत और ख़राब रहने लगी। जब मैं दोबारा उन्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम करें और कोई काम ना करें। अगर इसी तरह से वो काम करती रहीं तो उनका बुखार बिगड़ जाएगा और फिर ठीक नहीं होगा। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी माँ को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी और कुछ बनना चाहती थी। क्योंकि मेरी माँ को अब मेरी ज़रूरत है, अब वो तकलीफ़ में थी, इसलिए मैंने माँ से कहा कि मैं उनकी जगह काम पर जाया करूँगी। मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। वो मुझे काम पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वो मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थीं और वो भी इस तरह की मेहनत मज़दूरी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ। वो ये काम खुद सँभाल लेंगी, लेकिन वो कैसे सँभाल लेतीं? उनकी हालत ऐसी नहीं थी। बहुत मुश्किलों से मैंने माँ को इस बात पर राज़ी किया कि अब उनकी जगह मैं रिक्शा चलाने के लिए जाया करूँगी। मैंने माँ से यही कहा कि दिन में मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाया करूँगी और फिर वहाँ से आकर शाम तक मैं रिक्शा चलाया करूँगी। वहाँ से कुछ पैसे तो आएँगे, हमारा गुज़ारा तो हो जाएगा और जब तक आप ठीक नहीं हो जातीं, तब तक मैं ये काम कर लूँगी। जब आप ठीक हो जाएँगी, तो उसके बाद आप चाहें तो दोबारा खुद अपने काम को सँभाल लें। आखिरकार मजबूरी में आकर माँ ने मुझे अनुमति दे दी, क्योंकि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और माँ की दवाइयाँ लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो भी मजबूर थीं। अगर मैं काम पर ना जाती तो कौन हमारी मदद करता? आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। इस तरह से माँ की जगह मैं रिक्शा चलाने लगी। मुझे माँ की जगह रिक्शा चलाते हुए महीना होने वाला था। जब महीने की 22 तारीख आई, तो महीने की 22 तारीख को माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। ये कहा कि मैं काम पर जाने से पहले उनकी बात सुन लूँ। जब मैं उनके पास गई तो माँ ने मुझे लड़कों वाले कपड़े दिए और कहने लगी, इन कपड़ों को पहनकर लड़कों की तरह बन जाओ और फला जगह से 3 औरतों को लेने के लिए जाओ। उन औरतों को वहाँ से लेकर अपनी नानी के घर छोड़ देना। मैं उनकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी कि आज से पहले तो मैं अपने काम पर जब भी जाती थी तो इसी हुलिये में जाती थी। माँ ने कभी भी मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज जब वो मुझे कहीं भेज रही थी तो उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं लड़कों के कपड़े पहन लूँ? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, वो वैसे ही मुझे कह रही हैं, क्योंकि जिस इलाके में वो मुझे भेजने वाली हैं, वहाँ पर लड़कियों का जाना कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे लड़कों के कपड़े पहनने के लिए कहा है। मैं भी खामोश हो गई और उनके कहने के मुताबिक मैंने वैसे ही किया। वो कपड़े पहने और लड़कों की तरह अपना हुलिया बनाकर उस जगह पहुँच गई। वहाँ से 3 औरतें मुँह बांधे मेरे रिक्शे में बैठ गईं, जिन्हें मैंने अपनी नानी के घर के बाहर छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गई। माँ ने मुझसे कहा था कि सुबह फिर उन्हें लेने जाना। इसी तरह से हर महीने वो मुंह बंद किए औरतें मेरे रिक्शे में बैठकर मेरी नानी के घर जाने क्या करने के लिए जाती थीं। माँ से मैंने 1-2 बार पूछा भी कि वो औरतें कौन हैं और नानी के घर क्यों जाती हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बस ये कह दिया कि वो मेरी नानी के से काम सीखती हैं, इसलिए वो वहाँ जाती हैं। मेरा काम बस उन्हें वहाँ से ले जाना होता था। साथ ही माँ ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं उन औरतों को छोड़कर घर वापस आ जाया करूँ। मैं उनके पीछे नानी के घर कभी भी ना जाऊँ। ये दोनों बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती थीं, लेकिन मैंने माँ की कभी कोई बात नहीं टाली थी। यकीनन वो जो भी कहती थीं किसी वजह से ही कहती होंगी, इसलिए मैंने कभी उनकी बात के खिलाफ जाकर उन औरतों के पीछे जाकर देखने की कोशिश नहीं की कि वो मेरी नानी के घर किस मकसद के लिए जाती हैं। माँ ने जो बता दिया था मैंने उसे सच मान लिया था और अपने काम से काम रखा। वो महीना तो ऐसे ही गुजरा, जबकि अगले महीने इसी तरह से महीने के आखिरी दिन में माँ ने मुझे उसी जगह उन औरतों को लेने के लिए भेजा और मैंने उन्हें नानी के घर छोड़ दिया। जब मैं सुबह उन्हें नानी के घर से लेने के लिए गई तो मोहल्ले वालों ने उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। उन्होंने जल्दी से मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा और मैं जल्दी से रिक्शा लेकर वहाँ से निकल गई। मैं जब भी उन्हें लेने के लिए जाती तो मोहल्ले वाले उन्हें पत्थर मारते। एक दिन जब मैं इसी तरह से उन्हें लेने गई तो मोहल्ले वाले मुझे भी पत्थर मारने लगे।
मैं अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से पीछे के दरवाजे से नानी के घर में पहुंच गई। मुझे नानी के घर का रास्ता मालूम था, इसलिए पिछले दरवाजे से उनके घर के अंदर घुस गई। जब वहां अंदर गई तो अंदर का दृश्य देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नानी का घर कोई घर नहीं था। ये बात मुझे आज पता चली कि वो एक कोठा था, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें मौजूद थीं। मेरी माँ बचपन में मुझसे यही कहती थी कि वो मेरी नानी के पास कुछ सीखने के लिए आती हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ का दृश्य देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरी माँ का संबंध ऐसी जगह से था और मेरी नानी ये सब कुछ करती थी, इसलिए मोहल्ले वाले उन्हें पत्थर मारते थे। मैं जैसे जैसे इस जगह को देखती जा रही थी, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, और फिर गुस्से में मैं अपनी नानी के घर बाहर निकली और रिक्शा लेकर घर वापस आ गई। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं उन औरतों को लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगी और माँ से इस चीज़ का राज ज़रूर पूछूंगी कि आखिर औरतों को मेरी नानी ऐसा कौन सा काम सिखाती थी जो उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया था। सच्चाई तो मुझे मालूम हो गई थी कि मेरी नानी क्या करती थी, लेकिन मैं माँ के मुँह से सुनना चाहती थी। उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई आज तक मुझसे छुपा कर रखी। आखिर उन्हें एक ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई थी जो उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा। उस दिन मैंने गुस्से में माँ से पूछा, उनको सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से मैं उस घर का राज जान चुकी हूँ। उस घर में कोई काम नहीं सिखाया जाता, बल्कि वहाँ पर तो नाच गाना किया जाता है। यही सब कुछ करके पैसे कमाए जाते हैं। मेरी माँ का संबंध उस घर से कैसे जुड़ा और मेरी नानी क्या इनकी सगी माँ है? और वो ये सब क्यों करती हैं? ये सब कुछ क्या हो रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ तो मेरे मुंह से ये बातें सुनकर हैरान थी। उन्होंने पहले मुझे इस बात पर खूब डांटा कि मैं उनकी मना करने के बाद भी उनके घर क्यों गई। जब मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि उनके काम की वजह से ही लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे उस जगह जाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने मेरे ऊपर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे और कोई जगह ना मिली तो मैं नानी के घर चली गई। अच्छा ही हुआ था कि मैं उनके घर चली गई। सारी सच्चाई तो खुलकर सामने आ गई, जो अब तक माँ ने मुझसे छुपा रखी थी। और ना जाने इसके पीछे कौन कौन से राज थे जो उन्होंने मुझसे छुपाए थे। आज मुझे वो सारी सच्चाई जाननी थी और सारे राजों से पर्दा उठाना था कि मेरी माँ का संबंध ऐसी बुरी जगह से क्यों था। इसलिए वो मुझे वहाँ जाने से रोकती थी। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरी माँ का संबंध एक ऐसी जगह से था जिसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। मैंने माँ से बहुत सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए और वो खामोशी से मेरे सारे सवालों को सुन रही थी। उस वक्त उन्होंने मुझे सारी हकीकत बताना शुरू की। ये सच था कि वहाँ पर जो कुछ भी मैं देख कर आई थी, ये भी सच था कि मेरी माँ का संबंध उसी जगह से था, और ये भी सच था कि इसी वजह से वो मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी और मुझे उस जगह से दूर रखती थी। मेरी माँ ने मुझे बताना शुरू किया कि ये बात बहुत साल पुरानी है। मेरी माँ किसी लड़के से प्यार करती थी। वो गांव में रहती थी और वो कभी भी शहर नहीं आई थी। उन्हें शहर देखने का बहुत शौक़ था और शहर की ज़िंदगी जीने का भी बहुत शौक़ था। उनके गांव में एक उनकी सहेली थी, उसका भाई शहर में नौकरी करता था। वो होली, दिवाली वगैरह के मौके पर ही गांव का चक्कर लगाता था। माँ अपनी सहेली से मिलने के लिए होली वाले दिन उसके घर गईं तो उसके भाई के साथ माँ का सामना हुआ। माँ को अपनी सहेली का भाई अच्छा लगने लगा, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को ना बताई। उस लड़के को भी मेरी माँ अच्छी लगने लगी थी और इस तरह वो जब भी शहर से गाँव आता तो मेरी माँ अपनी सहेली के घर किसी न किसी बहाने से चली जाती और उस लड़के से मिलती। इसी तरह से दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। उस लड़के ने मेरी माँ को बहुत सारे सपने दिखाए कि मेरी माँ को शहर ले जाएगा और वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी देगा। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। मेरी माँ ने बहुत बार उसे कहा कि वो रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजे, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। आखिरकार एक दिन मेरी माँ का रिश्ता उनके घर वालों ने कहीं तय कर दिया। माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी, उन्होंने इनकार भी किया, लेकिन उस वक्त लड़की की मर्ज़ी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। किसी ने उनकी बात ना सुनी और ज़बरदस्ती उनका रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी माँ को उस लड़के से बहुत मोहब्बत हो गई थी। माँ किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकती थी और किसी और को वो कैसे कबूल कर सकती थी। जब इंसान का दिल किसी एक इंसान के लिए धड़कता हो तो फिर किसी और को कबूल करना आसान नहीं होता। उस समय मेरी माँ की उम्र सिर्फ 17 साल थी और इस उम्र में लड़कियाँ ना समझ होती हैं, मोहब्बत जैसे झांसे में आ जाती हैं, और माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस लड़के को जैसे ही माँ की शादी की खबर मिली तो वो भी शहर से अपने घर आ गया। उसने अपनी बहन के हाथों खत भेजा, जो कि माँ की सहेली थी। जिस रात माँ की मेहंदी थी, उसने माँ को खत भेजा जिसमें ये लिखा था कि उन दोनों के एक होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर मेरी माँ अपना घर और सब कुछ छोड़कर उसके साथ शहर चली जाए। उस लड़के ने लिखा कि वो मेरी माँ से बहुत प्यार करता है तो उन्हें छोड़ नहीं सकता। मेरी माँ अगर थोड़ी सी हिम्मत करे
उसका साथ देंगी तो वो मेरी माँ को इन सब लोगों से बहुत दूर ले जाएगा, जो लोग उनकी खुशियों के दुश्मन थे, और फिर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की उससे शादी हो जाएगी तो सब लोग मान जाएंगे, लेकिन अगर मेरी माँ ने मेरे घर वालों की मर्ज़ी से उसी जगह शादी कर ली, तो फिर वो सारी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगी जो कभी गुजारना नहीं चाहती। माँ ने उसी समय फ़ैसला किया था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है। उन्हें हर कीमत पर अपना प्यार चाहिए था। उन्हें उस समय अपने घर वाले दुश्मन लग रहे थे और अपनी खुशियों के कातिल लग रहे थे, जिन्होंने उनकी पसंद को जाने बगैर उसे किसी और के साथ विदा करने का इरादा किया। इसीलिए उसी वक्त उन्हें जो भी ठीक लगा उन्होंने वही किया, और मेहंदी की रात ही अपने घर वालों को धोखा देकर वो घर से उस लड़के के साथ भागकर शहर आ गईं। शहर आकर उन दोनों की शादी हो गई और 1 हफ्ते तक मेरी माँ उसके साथ रहीं। इसके बाद वो मेरी माँ को अपने साथ एक औरत के पास ले गया, ये कहकर कि उसे एक ज़रूरी काम के लिए गाँव जाना है। इस तरह से वो गाँव का एक चक्कर लगाएगा तो किसी को उस पर शक नहीं जाएगा। सब लोग यही समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ है इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, और कोई भी हम लोगों को ढूँढने के लिए हमारे पीछे नहीं आएगा। हम लोग आसानी से निकल जाएँगे। वो 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ऐसे में मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अपनी मौसी के पास छोड़ने के लिए आया है। मैं भी खामोशी से उसकी बात मानकर उसकी मौसी के पास रहने के लिए मान गई, ये सोचते हुए कि 2 दिन बाद वो वापस आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वो 2 दिन क्या 20 साल गुज़र गए, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आया। जब वो मेरी माँ को उस जगह छोड़कर चला गया तो उसके बाद मेरी माँ को पता चला था कि वो मेरी माँ को कहाँ छोड़कर गया है। हकीकत में ये उसकी मौसी का घर नहीं था, बल्कि ये तो एक कोठा था, और यहाँ पर वो मेरी माँ को बेचकर चला गया था। उस दिन मेरी माँ का मर्द पर से विश्वास ही उठ गया। जिस इंसान के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, वो इंसान आज उन्हें छोड़कर चला गया। मेरी माँ बहुत रोई थी, लेकिन रोने से कुछ नहीं हुआ। जिस जगह वो मेरी माँ को छोड़कर गया था, वो औरत बहुत अच्छी थी और उसने मेरी माँ को अपने गले से लगा लिया। वो भी ये काम शौक़ से नहीं करती थी, बल्कि उसने भी ये काम मजबूरी में शुरू किया था, और इसके बाद सारी मजबूर औरतें उसके पास आकर ये काम करने लगीं। लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो औरतें ये काम किस मजबूरी में करती हैं। मेरी माँ मजबूर ज़रूर थी, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ उन लोगों के साथ रहने लगी। तभी कुछ समय बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो उम्मीद से हैं और उस बेवफा इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। इस बात को जानने के बाद वहाँ पर मौजूद सारी औरतें उनका बहुत ख्याल रखतीं, उनकी बहुत सेवा करती थी। मेरी माँ ने उन सब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और मेरी पैदाइश तक वो उसी जगह उनके साथ रहीं। फिर जब उनकी ज़िंदगी में मैं आ गई, तो इसके बाद मेरी माँ ने फैसला कर लिया कि उन्हें इस जगह पर नहीं रहना। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पर रहने वाली औरतों को गलत समझती थीं, लेकिन वो मेरी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया और मुझे लेकर एक छोटे से अलग घर में रहने लगीं। मेहनत मज़दूरी करके मुझे पालने लगीं, लेकिन कभी-कभार उन औरतों से मिलने के लिए वो ज़रूर जाती थीं, क्योंकि वो सब उनकी हमदर्द थीं और उन्होंने मेरी माँ के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उस जगह से वो मुझे दूर रखना चाहती थीं, इसलिए मुझे लड़का बनाकर वहाँ भेजतीं, ताकि कोई मुझे बुरी नज़र से ना देखे। यही मेरी माँ की कहानी थी जो उन्होंने मुझे सुना दी, और वो इंसान जो मेरा बाप था वो आज तक पलटकर वापस नहीं आया। वो मुझे और मेरी माँ को इस तरह बेसहारा छोड़कर पैसे लेकर हमेशा के लिए चला गया। उसने तो पलटकर ये भी नहीं देखा कि मेरी माँ जिंदा भी थी या मर गई। उसे हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए मेरी माँ शुरू से ही मुझे ये बात समझाती आ रही थी कि मर्द पर कभी भी विश्वास नहीं करना। अगर वो मोहब्बत की नज़र से भी देखे तो उस नज़र को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाना, क्योंकि मर्द की मोहब्बत औरत को कहीं का नहीं छोड़ती। मेरी माँ को भी उस इंसान ने बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ को आज भी अपने घर वाले याद आते थे, लेकिन वो पलट कर उनके पास वापस नहीं जा सकती, क्योंकि शादी के दिन वो अपने घर से भाग गई थी। उनके घर वालों पर क्या गुजरी होगी, ये सोच कर ही वो अपने आप को कोसती थीं, और उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो कभी भी वापस जाकर उनके लिए कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगी। ये मेरी माँ की ज़िंदगी की छोटी सी कहानी थी, और वो औरतें भी उसी जगह पर काम करती थीं। वो एक कोठा था, वहाँ नाच गाने का काम ज़रूर होता था, लेकिन वहाँ की औरतों के सीने में भी दिल था। वो ऐसा काम ज़रूर करती थीं जिसे लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन वो औरतें बुरी नहीं थीं। मजबूरी की वजह से वो ये काम करती थीं, लेकिन देखने वाले उन्हें गलत नज़र से देखते, उन्हें बुरा समझते थे। मगर मेरी माँ उन सबकी दिल से इज़्ज़त करती थीं, क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे समय में मेरी माँ का बहुत साथ दिया था। सारी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि मैंने जाने अनजाने में उन्हें क्या कुछ कहा था। मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि एक दिन मैं अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी होंगी, और ना सिर्फ अपनी माँ की
बल्कि वहाँ पर रहने वाली सारी औरतों के लिए ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे और उन्हें इस दलदल से निकालने में ज़रूर मदद करूँगी। मेरी माँ की तबीयत अब पहले से काफ़ी ठीक थी। उन्होंने फिर से अपना काम सँभाल लिया और मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी माँ को मुझसे उम्मीदें थीं और मुझे उन उन उम्मीदों को हर हाल में पूरा करना था। उनके साथ ही साथ मुझे अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई उन सारी औरतों की मदद करनी थी, जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।